जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के लिए सीरीज़ चल रही है। ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हम NCERT जो है वो कवर कर रहे हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज को मात्र 191 डेज बचा हुआ है। और अगर आपने इस लेक्चर को पहली बार जो है वो देखा है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से लेकर प्रॉपर हम तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। ये NCERT से लेकर एडवांस तक की प्रॉपर तैयारी होंगी क्लास वाइज। बस आपको रेगुलरली जो है वो फॉलो करना है, कवर करनी है चीज़ें। इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पैटर्न कैसा होता है हमारा कि आपको शांत माहौल में ईयरफोन लगा के बैठना है और जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उसको सुनते जाना है बहुत ध्यान से। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठना कि जब मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं तो उसके बुलेट पॉइंट्स या वर्ड्स रफ में जो है वो लिखते रहना। रफ में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आपको करना क्या है। आपको बुक को पूरा पूरा पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैं आपके लिए कर चुका हूँ। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से उस बुक में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा। अच्छा, जिन लोगों को बुक पढ़नी है या क्रॉस चेक करना है कि भाई मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर बुक की PDF आपको मिल जाएगी। बुक की PDF को डाउनलोड भी कर लो और डाउनलोड करके साथ साथ आप चेक भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि ब्लाइंडली किसी पे बिलीव करना सही नहीं होता। क्योंकि अगर आप नए जुड़े हो तो, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप जानते ही हो मेरे बारे में, क्योंकि मेरा नाम है कमलाक्ष झा और मैं पिछले 10 सालों से जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और प्रीलिम्स मेंस सभी पर्सपेक्टिव से हम पूरी चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पर। एक और चीज़ चल रही है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो 8000 वर्थ रुपीज़ की सिविल सर्विसेज की कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएगी। और ये किसी भी एक लकी विनर को प्रोवाइड की जाएगी जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो बिल्कुल रेगुलर है, सीरियसली तैयारी करना है। तो अब हम एक नई किताब को जो है वो कवर करेंगे। यह है इंडियन सोसाइटी। ये सोशियोलॉजी की किताब है क्लास 12th की। और एक इस किताब के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो है वो बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में। हम बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है। हालांकि पिछली क्लासेस में इंडियन सोसाइटी का आपको एक आइडिया लग ही चुका है। फिर इसके अलावा हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कंटिन्यू है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और मार्केट को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जाता है, उसको हम समझेंगे। सोशल इनइक्वलिटी का क्या पैटर्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि समाज में किस प्रकार की असमानताएं हैं और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ते हैं कल्चर डाइवर्सिटी में। क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। फिर इसके अलावा हम जो है वो इसमें लिखा है सजेशंस जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नीचे जो है वो बुक्स मतलब उसके पेज के नंबर भी जो है आपको दिखाई देंगे, कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक की ये नोट्स हैं। और फिर एक बार सेशन को सुनने के बाद आप अपने नोट्स जो है वो टेक डाउन जो है वो कर सकते हो। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए फटाक से अब सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक का बटन जरूर हिट कर दें और अपने ही नंबर पर शेयर कर दें। अगर किसी को आपको शेयर करने के लिए कोई है नहीं तो प्लीज़ अपने ही नंबर पर शेयर कर दो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो जो है शेयर जब कोई करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रमोट करता है वीडियोज़ को। तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, एक शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने ही नंबर पर शेयर कर दो। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी और सब्जेक्ट से काफ़ी अलग है। आपने नोटिस किया होगा पिछली क्लासेस में कि बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में हम जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, राइट। काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें है, लेकिन सोसाइटी के बारे में हमें ऑटोमेटिकली समझ में आया नहीं। और ये समझ में कब आता है, जब हम खुद सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं।
एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक छोटा बच्चा भी फैमिली और फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को समझ लेता है। तो क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? यानी कि सोसाइटी को तो भाई आपने देखो दूसरे सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है, बट सोसाइटी को आपने फील किया है। तो क्या ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है आपके लिए, राइट? तो ये बेसिकली दोनों ही है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सोशियोलॉजी का बेनिफिट ये है कि लोग इसे मुश्किल सब्जेक्ट नहीं समझते। ये इजी लगता है थोड़ा सा कि हमें पता है यार समाज में कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे या आईपीएस बनोगे तो आपको समाज में जो है वो सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सोसाइटी को समझना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में जो हमें कॉमन सेंस से सीखना होता है वो कभी कभी इनकम्प्लीट या बायस्ड होता है कि नहीं? कभी कभी चीज़ें जो होती हैं वो इनकम्प्लीट रहती हैं, बायस्ड रहती हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से मतलब एक्ट करे। होता है ना, जैसे समाज की बात करें भाई, किसी समाज के अंदर कुछ कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी की एक ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, कोई बीमार पड़ गया तो उसको मार डाला जा रहा है, राइट? और ये बात जब आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर आपके पास अगर ये केस आता है तो आप क्या करोगे? ऐसी प्रैक्टिस को रोकोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है वो कल्ट प्रैक्टिस है, खराब है। कि भाई कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको जो है वो मारा क्यों जा रहा है, उसको मौत की सज़ा क्यों दी जा रही है, मौत क्यों दी जा रही है? ये तो गलत है ना, ये तो क्लियरली आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो भाई आप पहुंच जाओगे अपनी फोर्स लेके, बट जब आप पहुंचे अपनी फोर्स लेकर तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर ट्रेडिशन, हम इसको छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ कर लो, हम सबको मार डालो, बट हम छोड़ेंगे नहीं प्रैक्टिस। फिर सो दिस इज द एस्पेक्ट, जो चीज़ आप सोच रहे हो कि आपकी बुरी है समाज के लिए, जो कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है उसके लिए वो चीज़ सबसे बेस्ट है। कम ऑन, यस और नो? दिस इज द थिंग। ये चीज़ आपको समझना है और ये आपको अपना विजन पॉइंट जो है वो डेवलप करना है। सोशियोलॉजी हमें एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। इसका क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए हम एक हिल स्टेशन से व्यू देख रहे हैं, हर व्यू पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन कोई भी पूरा व्यू नहीं देख सकता। सोशियोलॉजी हमें यह सिखाता है कि कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट से दुनिया को समझें। भाई सोचो, आप बिल्कुल माउंटेन के ऊपर खड़े हुए हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एक तरफ आप देखोगे तो एक ही हिस्सा आपको दिखाई देगा, दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरा हिस्सा दिखाई देगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप सामने देख रहे हो और पीछे से भी पूरा आपने 360 डिग्री एंगल जो है वो कवर कर दिया। उसके लिए चाहिए भैया आपको 4 आंखें चाहिए, पीछे भी चाहिए या साइड में भी चाहिए आंखें, राइट? बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन ना। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली, कि हर एक पर्सन के अलग अलग अपने व्यू पॉइंट होते हैं। ये हमें एक अनबायस्ड और बैलेंस पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद करता है, कि हम जब सबके व्यू पॉइंट के हिसाब से चीज़ें देखें तो हम बायस नहीं होंगे। जैसे कि आप आगे चल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको इवन क्रिमिनल के भी व्यू पॉइंट को देखना पड़ेगा कि भाई उसने ये किया तो क्यों किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप एक अपर कास्ट के हैं तो आपका पर्सपेक्टिव कास्ट सिस्टम के एडवांटेज पर हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लोअर कास्ट के हैं तो आप ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन को समझेंगे। भाई लोअर क्लास का कास्ट या रिच और पुअर देख लो भाई, अगर आप आज की डेट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या उससे नीचे है, पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे। बट वहीं आप ब्यूरोक्रेट क्लास में घुस गए, यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो गरीबी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर अब, क्योंकि आप उससे निकल गए हो। फिर आप ब्यूरोक्रेट्स के एडवांटेज को हाईलाइट करोगे, देखो कितने अच्छा लग रहा है हमें। या फिर आप रिच बन गए, पैसा आपको मिल गया, तो आप उसके एडवांटेज गिनाओगे कि अरे पैसा होता है तो हमारे पास खुद का चार्टर्ड है, बाहर खड़ी है रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, राइट, कैब्रियोले, 2 सीटर कार, Z4 BMW। तो आप क्या करोगे? आप उसके फायदे गिनाओगे। तो व्यू पॉइंट अलग हुए कि नहीं हुए? गरीब का व्यू पॉइंट होता है वो अपनी किस्मत को कोसता है, अमीर का व्यू पॉइंट होता है वो खुशी को बताता है कि देखो ये मैंने आज 2 करोड़ की घड़ी खरीदी। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पर्सन। तो ये सोशियोलॉजी हमें सिखा रहा है कि हमें हर पर्सपेक्टिव को समझना है, हर पर्सपेक्टिव को देखना है। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। जैसे एक ज्योग्राफिकल मैप हमें लोकेशंस के बारे में बताता है, वैसे ही एक सोशल मैप
हमें बताता है कि हम सोसाइटी के किस पार्ट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यंग एडल्ट की कैटेगरी में हैं, आप एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जैसे कि मराठी या तमिल स्पीकर हो सकते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस लोअर मिडिल या अपर क्लास का हो सकता है। ये सब मिलकर हमें एक सोशल आइडेंटिटी देते हैं। यस, तो सोशियोलॉजी हमें एक और चीज समझाता है, पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज के बीच का फर्क। पर्सनल ट्रबल्स जैसे आपका अपने फैमिली के एल्डर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना भाई। कई बार भाई फूफा जी की बात समझ में नहीं आई यार, मौसा जी की बात समझ में नहीं आई यार, ये बुआ का तो हर बार का नाटक होता है यार, ये मौसी का तो नाटक होता है यार। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, चाचा का तो लफड़े ही है यार, है कि नहीं। तो दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल ट्रबल्स। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हर जनरेशन में कॉमन है तो ये एक सोशल इशू बन जाता है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं रात में 9 बजे के बाद 9 बजे तक घर पे रहूं, तक मतलब 9 बजे के अंदर अंदर घर पे आ जाऊं। अगर मैं कहीं बाहर हूं तो रात में 9 बजने से पहले मैं घर के अंदर हो जाना चाहिए, कि घर वाले अलाउ नहीं करते कि भाई लेट नाइट में बाहर रहूं। बट मेरा काम कई बार ऐसा होता है, मेरी कई बार ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती है जो रात में फ्री होते हैं 10-1 बजे के आसपास। कई बार मेरे बिजनेस जो टाइकून्स वगैरह होते हैं उनसे मीटिंग होती हैं, तो वो तो और लेट फ्री होते हैं, 12-1 बजे के आसपास जो है वो मिलते हैं वो। सो समटाइम्स मुझे बाहर रहना पड़ता है घर के, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए घर वाले गुस्सा करते हैं, तो अपन को गुस्सा आती है, बोलते हैं कि अरे यार ये तो काम है भाई। क्योंकि आज की डेट में भाई आप घड़ी देखकर चीज़ों को मैनेज नहीं करते हो। बोलते हैं ना, जैसे आईएएस की तैयारी घड़ी देखकर जो है वो नहीं की जाती। जो टाइम देखकर अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना जो लोग, कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, कभी गलती मत करना। ये टाइम टेबल बनाओ तो टॉपिक वाइज बनाओ, कि मुझे आज ये चैप्टर निपटाना है तो निपटाना है। घड़ी देखकर आईएएस की तैयारी नहीं होती है। टास्क अपने बनाओ तो छोटे लो पहले स्टार्टिंग में, जिसको आप आधे दिन में कंप्लीट कर दो, फिर बढ़िया रिलैक्स करो। 1 हफ्ते तक छोटे छोटे टारगेट्स करो, कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार आपकी जो टास्क लिस्ट है वो कंप्लीट होती जा रही है। फिर टास्क को बढ़ाओ, तो देखना आपके लिए चीजें बहुत स्मूथ और बहुत ईजी हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। अब नेक्स्ट, कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड के समय में इंडियन सोसाइटी को बहुत डीपली इम्पैक्ट हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने हमें यूनिफाई किया, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ। यस भाई, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम एक साथ इकट्ठा तो हो गए, बट अंग्रेजों ने कितना शोषण किया हमारा, है ना। तो पैराडॉक्सिकली इसी कॉलोनियलिज्म ने हमें नेशनलिज्म का सेंस दिया। वेस्टर्न एजुकेशन और इमर्जिंग मिडिल क्लास ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेबिलियन स्टार्ट किया। इस प्रोसेस ने रिलीजियस, कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज को भी रीडिफाइन किया। सो गाइज, सोशियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टूल है जो आपको सोसाइटी को समझने, अपनी पोजीशन लोकेट करने और सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को समझना यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कुछ नोट्स हैं जो स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख ही रहे होंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। तो सोसाइटी को स्टडी करना, और फोकस किसके ऊपर किया गया, अनलर्निंग बायसेस के ऊपर, यानी कि ऐसी चीज़ें कि जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, यानी कि व्यू पॉइंट इक्वल होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये एक सोशल मैप ऑफ आइडेंटिटीज प्रोवाइड कराती है, जैसे कास्ट, रिलीजन, क्लास, है ना, इकोनॉमी। कॉलोनियल इम्पैक्ट की बात करें तो इसने इंडिया को यूनिफाई किया बट एक्सप्लॉइट भी किया, जिसके कारण से नेशनलिज्म का बर्थ होता है। पर्सनल ट्रबल वर्सेस सोशल इश्यूज के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वो कई बार सोसाइटल फिनोमेना के साथ लिंक होती है। ब्रैकेट में जनरेशनल गैप लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसके नोट्स बनाने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि जितना मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर इतने से नोट से क्या होगा, इतने से अंडरस्टैंडिंग, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। क्योंकि नोट्स अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में बनाओगे ना, तो आप फिर से दूसरी बुक किताब ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है।
नोट्स का मतलब ये होता है बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज, कि उसको देखा अपन ने, उसको देखकर अपन को चीजें क्लियर हुई और फिर अपन अपने मेंस के आंसर को लेकर आए। तो नोट्स बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज एंड क्लियर होने चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बस। तो आपने इस पर्टिकुलर इतने मिनट के अंदर इंडियन सोसाइटी को समझ लिया कि हाँ भाई, और ये भी सीख लिया कि सबके व्यू पॉइंट अलग होते हैं, तो हमें सबके व्यू पॉइंट को यूनिफाई करके देखना है, सबके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। यस, तो यही तो क्वालिटी होती है एक ब्यूरोक्रेट की। इसलिए तो सोशियोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है सिविल सर्विसेज के अंदर, आपके सिलेबस में है। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान सुनो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ समझ के बारे में बताता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगा, बल्कि पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहली चीज तो डेमोग्राफी है क्या? तो डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन का सिस्टमैटिक स्टडी। ये टर्म ग्रीक लैंग्वेज से आया है। डेमोस इसका मतलब है पीपल, और ग्राफी जिसका मतलब है डिस्क्राइब करना, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। डेमोग्राफी पॉपुलेशन के अलग अलग ट्रेंड और प्रोसेस को स्टडी करता है, जैसे पॉपुलेशन साइज का बदलाव, बर्थ डेथ और माइग्रेशन का पैटर्न, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, जैसे कि मैन वुमेन का रेशियो क्या है अलग अलग एज ग्रुप में। डेमोग्राफी के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होती है सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी जिसमें ज़्यादा क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि ज़्यादा डेटा फिगर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट सोशल डेमोग्राफी के अंदर सोशल यानी कि समाज, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है। सोशियोलॉजी में डेमोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डेमोग्राफी सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेमोग्राफिक डेटा पर बेस्ड है। 18th सेंचुरी के आसपास यूरोप में दो बड़े इवेंट्स हुए, नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट। उस टाइम पर मॉडर्न स्टेट अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंड कर रहे थे, जैसे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पर काम कर रही थी मॉडर्न स्टेट्स, लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही थी। इन सब चीज़ों के लिए सिस्टमैटिक डेटा चाहिए था। इसीलिए सोशल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होने लगा, जिसमें पॉपुलेशन और इकोनॉमी के बारे में क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता था। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला मॉडर्न सेंसस 1790 में यूएसए में कंडक्ट हुआ था, 1790 में, और इंडिया में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1967 से 72 के बीच में पहला सेंसस जारी किया था। उसके बाद 1881 से रेगुलर हर 10 साल में सेंसस होने लगे, और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये प्रैक्टिस चली आ रही है, और अब तक 7 डेसिनियल सेंसस हो चुके हैं। आखिरी सेंसस 2011 का है, जिसको अभी अपडेट नहीं किया गया है कोविड-19 के कारण। और इंडिया का सेंसस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन चाइना से बढ़ चुकी है अब, राइट? डेमोग्राफिक डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? डेमोग्राफिक डेटा का उपयोग गवर्नमेंट पॉलिसीज और पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने युवा हैं, कितने अडल्ट्स लोग हैं, कितने एल्डर लोग हैं, यानी कि ओल्ड एज की पॉपुलेशन के, उसके अकॉर्डिंग तो आप पॉलिसी बनाओगे ना। तो ये पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग में इसका उपयोग किया जाता है, वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक लिमिटेड नहीं है, सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इमाइल डर्किम एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने सुसाइड रेट्स पर स्टडी करके बताया था कि पॉपुलेशन लेवल ट्रेंड के पीछे सोशल कॉज होते हैं। डिस्कस किया था ना हमने कि इन्होंने सुसाइड्स के बारे में स्टडी किया था, याद करो, रिकॉल करो। डेथ रेट या बर्थ रेट को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, बल्कि सोसाइटी के लेवल पर समझा जाना चाहिए और समझना पड़ता है। डेमोग्राफी के अंदर एक डिस्टिंक्शन भी होता है, यानी कि एक कुछ चीज़ें अलग भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्मल डेमोग्राफी है,
जो कि क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें डेटा वगैरह ज़्यादा होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और कंपोजिशन के चेंजेस इसमें फोरकास्ट किए जाते हैं, आकलन किया जाता है कि अभी इतनी पॉपुलेशन है तो आगे चल के कितनी होगी। इसमें मैथमेटिकल टूल्स का उपयोग होता है फॉर्मल डेमोग्राफी में। बट जब बात करें हम लोग सोशल डेमोग्राफी या पॉपुलेशन स्टडी के बारे में, तो सोशल रीजंस पर फोकस होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, राइट, यानी कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल, यानी सोसाइटी के लेवल पर इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज जो है पॉपुलेशन चेंज के, उनको एक्सप्लोर किया जाता है कि अगर पॉपुलेशन बुजुर्ग लोग की ज़्यादा हो जाएगी तो हमें और भी ज़्यादा जो है वो ऐसी स्कीम्स पर काम करना पड़ेगा जो ओल्ड एज पर्सनस के लिए हैं। हेल्थ केयर पर काम करना पड़ेगा, पेंशन स्कीम्स पर काम करना पड़ेगा, है ना। सो इसमें हमने जो है वो समझा कि ये डेमोग्राफी क्या है और इसका सोशियोलॉजी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, और कैसे ये इंडिया में सेंसस के थ्रू इवॉल्व हुई। आपको होपफुली ये टॉपिक समझ में आया होगा, और एक बार चेक कर लो आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया। हिट नहीं किया तो कर लो, और प्लीज़ अपने आप को ही शेयर कर दो इस पर्टिकुलर लेक्चर को, अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ इसमें हेल्प मिलेगी हमको। अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हैं स्टडी के ग्रुप्स, तो उसमें प्लीज़ ज़रूर जो है वो शेयर करिए। तो ये आपके सामने नोट्स हैं। जैसे कि डेमोग्राफी क्या है, तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है पॉपुलेशन की, और ग्रीक वर्ड से ये बनकर आती है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। फिर इसमें पॉपुलेशन साइज, बर्थ और डेथ रेट्स, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सब पूरी चीज़ें डेमोग्राफी में होती हैं। अब डेमोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल डेमोग्राफी, एक सोशल डेमोग्राफी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, है ना। सेंसस की हिस्ट्री में पहला मॉडर्न सेंसस यूएसए में आया था 1790 में। इंडिया के अंदर कंडक्ट हुआ था 1867 से 72 के बीच में, और रेगुलर हर 10 साल में होना शुरू हो गया 1881 से। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। और पॉलिसी मेकिंग, वेलफेयर प्रोग्राम और सोशल फिनोमिना को समझने में डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस इतने से नोट्स आपको शॉर्ट बनाने हैं, और क्या चाहिए भैया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे, स्पेशली माल्थूजियन थ्योरी के बारे में। तो आपने ये टर्म जो है वो सुना होगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो माल्थूजियन थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये टॉपिक लोग अक्सर स्किप करते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। आप सही किताबें पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे, मतलब आप पूरी चीज़ें कवर नहीं कर रहे हो। यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्लेन करते हैं कि यार हमने इतना पढ़ के गए, इतनी बार रिवाइज किया, बट फिर भी देखो यूपीएससी में उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आए जो हम चाह रहे थे, जो हम पढ़ के गए थे। अरे भाई, आपने करेक्ट किताबें पढ़ी नहीं है, स्किप करी हैं आपने बहुत सारी चीज़ें। तो आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं, बट आप सिर्फ रेगुलरली फॉलो करो। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी आपके लिए समझना एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। ये थ्योरी डेमोग्राफी के सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और समझने के लिए काफ़ी सिंपल और लॉजिकल है। तो स्टार्ट करते हैं। माल्थूजियन थ्योरी, ये थ्योरी 1798 में थॉमस रॉबर्ट माल्थूज ने अपनी किताब ऐसे ऑन पॉपुलेशन में प्रपोज की थी। माल्थूज एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच एक इम्बैलेंस को समझा कि भाई पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और संसाधन काफ़ी कम है, तो ये इम्बैलेंस है। इसको उन्होंने समझा और फिर पब्लिक को समझाया। माल्थूज का मानना था कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। तो माल्थूज क्या कह रहे हैं ये समझिएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो कर रही है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। लेकिन फूड प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, और यही प्रीलिम्स में आया था 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब ये कैसे बढ़ रही है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, 2 गुना, फिर हुआ +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2। बट यहां पर क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन 2 × 4 × 8 इंटू मतलब 2, 4, 8, 16, 32, मतलब उसी नंबर से प्लस हो रहा है वो। तो एक जो है ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
और फूड प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चीज बस आपको समझनी है, माल्थूस ने बताया और यही एग्जाम में आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा रिसोर्स की ग्रोथ को ओवरटेक करेगी। पॉपुलेशन हमेशा रिसोर्सेज से बड़ी हुई मिलेगी और रिजल्ट होगा गरीबी, स्टारवेशन, भुखमरी। तो माल्थूस काफी पेसिमिस्टिक अप्रोच लेते थे। पेसिमिस्टिक समझते हो ना, यानी कि यार कि गड़बड़ है भाई मामला, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वाली अप्रोच। उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटी हमेशा पॉवर्टी में फंसी रहेगी अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो। और होता यही है, सिंपल सी बात है ना यार, कमाने वाले एक आदमी, उसने 5 बच्चे कर लिए, तो आप सोचो उन 5 बच्चे को क्वालिटी चीजें मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी। बट कमाने वाला एक आदमी और उसके 1 या 2 बच्चे, तो दोनों शान से जिएंगे, शान से उनका जो है वो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, कोई पैसे की कमी नहीं होगी। ये चीज। सो माल्थूस ने 2 प्रकार के चेक्स डिफाइन किए। चेक मतलब चीजों को ठीक करना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। एक है प्रिवेंटिव चेक और दूसरा है पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक की बात करें तो ये वो मेथड है जहां पर जो लोग वॉलंटरी यानी कि खुद की अपनी इच्छा से अपना सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, यानी कि लोग खुद बोलेंगे कि नहीं यार ठीक है अपन बच्चे नहीं करते, यानी खुद की विल पावर, जैसे शादी को डिले करना या सेक्सुअल एब्स्टिनेंस या सेलिबेसी प्रैक्टिस जो है वो करना, राइट, कि मतलब कि जो ब्रह्मचर्या जो है वो कर रहे हैं लोग, तो इनने क्या किया? डिले किया। प्रिवेंटिव। एक पॉजिटिव चेक होता है। अगर प्रिवेंटिव चेक नहीं लिए गए तो नेचर अपने आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी, जैसे कि भूखमरी के थ्रू, बीमारी के थ्रू या वॉर के थ्रू। ये बोल रहे हैं कि बेटा तुम पैदा करते जाओ, फिर एक दिन डिजास्टर होगा, धरती खुद ब खुद खा जाएगी लोगों को, और ये होता है। तो ये चेक्स पेनफुल होते हैं जो पॉजिटिव चेक्स होते हैं। नाम तो पॉजिटिव है बट है बड़ा पेनफुल, तो ये भी आ सकता है प्रीलिम्स में, और ये अनअवॉइडेबल होता है, यानी कि इसको आप फिर रोक नहीं सकते। माल्थूसियन थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी की गई, क्रिटिसाइज भी किया गया। माल्थूस की थ्योरी काफी कंट्रोवर्शियल रही है और उसे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अगर यूरोप की बात करें तो 19वीं सेंचुरी के बाद यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हो गया। बर्थ रेट डिक्लाइन हुए और एपिडेमिक डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया। भाई महामारियों को कंट्रोल किया गया और बर्थ रेट कम हो गए। फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों बढ़ते रहे, जो माल्थूस के प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हैं। माल्थूस जो है वो क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट, बट यूरोप के अंदर लोग बर्थ रेट कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गई और रिसोर्सेज जो है वो पर्याप्त मात्रा में आ गए। तो क्या हुआ? रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो लोग क्वालिटी लाइफ जो है वो जी रहे हैं यूरोप के अंदर। तो ये हुआ वहां पर। तो माल्थूस की थ्योरी जो थी वो पूरी खारिज हो गई। तो माल्थूस का कहना था कि पॉवर्टी का रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ है, गरीबी का कारण जो है वो आबादी है। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। क्रिटिक्स का मानना था, आलोचकों का मानना था कि पॉवर्टी और स्टारवेशन का असली कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि हो सकता है कि भाई उसने मेहनत नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो अभी आप कर रहे हो प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, तो यू विल गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर फैमिली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? लाइफ में अनसक्सेसफुल, बिकॉज लोग एंजॉय कर रहे हैं सीरियस होने की जगह, राइट? तो अभी सीरियस हो जाओ, एंजॉयमेंट लाइफ टाइम होगा, और ऐसा एंजॉयमेंट होगा इस एग्जाम को निकालने के बाद कि सोच नहीं सकते हो बाबा, इतना मजा आने वाला है। और आपको नहीं, आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि माल्थूस का कहना था कि गरीबी का कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि नहीं भाई, गरीबी का कारण सबसे बड़ा यह है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट, और जिनको मिलती है वो यूज नहीं करते हैं कई बार, राइट। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक अनजस्ट सोशल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सामाजिक तंत्र जो है वो सही नहीं है, फेयर नहीं है,
और इस अनफेयर चीज की वजह से रिच लोगों को फायदा मिलता है, गरीब लोगों को नुकसान मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये वही है कि रिच लोग को ज्यादा फायदा मिल रहा है, पुअर लोग को कम मिल रहा है। एक और चीज बताई गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा और खाने की प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व भी हुई। ये तो माल्थूस की थ्योरी के अगेंस्ट है। तो माल्थूस ने जो थ्योरी दी है वो आपको ध्यान में रखना है, और उसकी लिमिटेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि माल्थूस ने उस समय पर 19th सेंचुरी के हिसाब से जो है वो करी थी। अब समय जो है वो चेंज हो गया, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम प्रोडक्शन भी इंप्रूव कर सकते हैं, और आज की डेट में अवेयरनेस के थ्रू लोग खुद ब खुद जो है वो आज की डेट में कंट्रोल कर रहा है पॉपुलेशन के ऊपर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई एक नए बेबी को अगर लेकर आएंगे, एक नई लाइफ को अगर लेकर आएंगे, तो उसका पालन पोषण सही तरीके से करना है। इसलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं उनका सिंगल चाइल्ड है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि आज की डेट में इकोनॉमी में उनको कैसे किस तरीके से जो है वो रहना है, क्या करना है। सो आज के समय पर माल्थूसियन थ्योरी का रेलिवेंस लिमिटेड है, कम है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन कंट्रोल की नीड को समझने के लिए थ्योरी अब भी काम की है। इंडिया और चाइना जैसे देश जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप जानते ही हैं, और पॉपुलेशन के साथ साथ रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है, वहां माल्थूसियन कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आप ये ध्यान में रखो कि माल्थूसियन की जो पॉपुलेशन को लेकर या फिर उसकी जो थ्योरी है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा हेल्पफुल होगी एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ये नोट्स आपके सामने हैं ही, तो आप ये मेंशन कर लो कि टी.आर. माल्थूस 1798 में इन्होंने प्रपोज किया था कि पॉपुलेशन ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली और फूड प्रोडक्शन अर्थमेटिकली ग्रो करता है। इसमें ब्रैकेट में जो है वो ज्योमेट्रिकली के आप डाल देना 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, और अर्थमेटिकली में डाल देना 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ऐसा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक प्रिवेंटिव चेक होता है, एक पॉजिटिव चेक होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पॉजिटिव चेक जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, और इसके आलोचकों के बारे में भी हमने जो है बात करी, राइट। तो ये बस इतनी सी चीज़ जो है वो माल्थूसियन थ्योरी से रिलेटेड लिख लो, बस इतना ही आपके लिए काम का है।